नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसकी परीक्षा मार्च अप्रैल माह में संभावित है। यह एक पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा को अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप बिहार में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जब आएगी तो उसके लिए आप पात्र हो जाएंगे। तो हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी की। बलदेव खटिक जो कविता है लीलाधर जगुड़ी की है और इनका एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है नाटक जारी है। नाटक जारी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह भी लीलाधर जगुड़ी की है। बिहार एस्टेट की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो विषय से संबंधित 100 प्रश्न होंगे, उसके बाद 50 प्रश्न जो है शिक्षण अभिरुचि से होंगे। इन 150 प्रश्नों में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 75 प्रश्न सही करने होंगे। अगर आपके 75 प्रश्न सही होते हैं तो आप एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण है। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। संदर्भ के लेखक कौन है? संदर्भ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर विनय। संदर्भ के लेखक हैं डॉक्टर विनय। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा धूमिल। मोचीराम और पटकथा ये धूमिल की कविता है। समाधि लेख के लेखक कौन है? समाधि लेख के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की रचना है। आसान प्रश्न है। कोसी का घटवार ये जो है शेखर जोशी की रचना है। इनके साथ साथ दाज्यू है, बदबू है, अल्पाहा है, ये सभी रचनाएं शेखर जोशी की हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद। ये दोनों पत्रिका जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने निकाली थी और इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से था। ठीक है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा मंझन। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। और मधुमालती के जो पात्र हैं, एक तो मधुमालती है और दूसरे हैं मनोहर। ठीक है। जैसे कि जो सूफी काव्य प्रसिद्ध है वो तो पता ही है आपको, पद्मावत है। मुल्ला दाऊद का जो है चंदायन है। कुतुबन की बात की जाए तो इनका मृगावती है। अगला प्रश्न है, सहजियान के प्रवर्तक कौन है? सहजियान के प्रवर्तक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सराहपा। आत्मजयी के लेखक कौन है? प्रश्न बहुत कठिन नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से जो है आपका एस्टेट परीक्षा क्लियर हो जाएगा। आत्मजयी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अंधा युग इनकी प्रसिद्ध कृति है। अंधा युग है, कनुप्रिया है, गुनाहों का देवता है जिसमें सुधा और चंद्र का वर्णन किया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा है।
अगला है किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, नहुस, ये सभी रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की है। एक नहुस रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गिरधर दास की है और एक नहुस जो है मैथिली शरण गुप्त की है। शिवा साधना नाटक किसका है? शिवा साधना नाटक किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी। शिवा साधना नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का है। हरिकृष्ण प्रेमी का एक और नाटक है रक्षाबंधन, बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपको किसी प्रश्न पर किसी प्रकार का कोई शंका हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? जन्मेजय का नाग यज्ञ सही उत्तर है प्रसाद। एक घूंट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, दुर्श्वामिनी इनका अंतिम नाटक है। सज्जन, कल्याणी, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक है। गोदान उपन्यास किस है? गोदान उपन्यास है। तो यह जो है यथार्थवादी। अगला प्रश्न है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? वैराग्य संदीपनी की रचनाकार कौन है? आसान प्रश्न है, सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास की अन्य रचनाएं और भी हैं, जैसे रामलला लहजू है, जानकी मंगल है, रामचरितमानस है, पार्वती मंगल है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, हनुमान बाहुक जो बाहुपीड़ा से संबंधित है, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की है। अपराजिता के लेखक कौन है? अपराजिता के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनका पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है। अगला प्रश्न है सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सही उत्तर है अज्ञे। अज्ञे जो है सागर मुद्रा के लेखक हैं और साथ ही साथ इनकी और रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये सभी जो है अज्ञे की रचना है। असाध्य बीड़ा है। उदयभान चरित के लेखक कौन है? उदयभान चरित EMRS की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। उदयभान चरित के लेखक कौन है? सही उत्तर है इंशाअल्लाह खान। उदयभान चरित का दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है आधा गांव उपन्यास किसका है? आधा गांव उपन्यास किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा राही मासूम रजा। आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा का है और इस उपन्यास में जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन का जिक्र किया गया है। अमन का राग के लेखक कौन है? अमन का राग के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो है अज्ञे द्वारा संपादित जो सप्तक हैं दूसरे सप्तक में ये शामिल हैं शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो सही उत्तर है लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल है। इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। लल्लू लाल की जो रचना है प्रेम सागर। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से कौन कविता लिखते थे? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। इनका एक और नाम था झारखंडी के नाम से ये जाने जाते हैं। रूपाण के संपादक कौन है? तो यहाँ रूपाभ होना चाहिए, रूपाण है रूपाभ होना चाहिए। और इसके संपादक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ये पत्रिका निकाली गई थी। ठीक है, रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया?
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसा दत्तासी ने किया। ठीक है। किस भाषा में किया था? तो फ्रेंच भाषा में किया था। गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में किया था। इस्तवार द ला लितिया और हिंदुस्तानी। माटी की मूर्ति की विधा है। माटी की मूर्ति की विधा क्या है? तो ये जो है एक संस्मरण है। माटी की मूर्ति एक संस्मरण है। राम वृक्ष बेनीपुरी का ये है। ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का है। उनकी और भी है रचनाएं, जैसे लाल तारा है, गेहूं और गुलाब है। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड 1826। ठीक है। उदंत मार्तंड 1826 जुगल किशोर द्वारा ये पत्रिका निकाली गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा। गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। और इसके लेखक कौन है? तो लाला श्री निवास दास हैं इसके लेखक। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से एक फारसी भाषा में टीका लिखी गई, तो इसके टीकाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंदी लाल शर्मा। चौरासी बैसड़ों की वार्ता और 200 बैसड़ों की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो यह जो है जीवन वृत्त है। 84 बैसड़ों की वार्ता और 252 बैसड़ों की वार्ता, यह जो है क्या है? जीवन वृत्त है। किसका है? तो गोकुलनाथ का है। ठीक है। 84 बैसड़ों की वार्ता और 252 बैसड़ों की वार्ता, ये गोकुलनाथ का है, जिसमें जो है क्षीण भक्त के कवियों का जीवन वृत्त है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित देवी दत्त शुक्ल ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो कार्यभार संभाला था 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है? केशव कभी न कहीं न जाए का कहिए, तो ये जो पद है विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास की है विनय पत्रिका। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो इनका जो नाम था सुदामा पांडे था। कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। और धूमिल की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, ये सभी जो है धूमिल की रचनाएं हैं। ठीक है। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है यह ललित निबंधकार नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में विचार प्रधान निबंधों की रचना इन्होंने की है। कविता क्या है और चिंतामणि जो निबंधों का संग्रह है शुक्ल जी के, चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2। चिंतामणि का जो पहले नाम था विचार बीथी नाम से चिंतामणि को जाना जाता है, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी है। ठीक है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तीसरी कसम फिल्म जो है किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो ये जो है
मैला आंचल का पात्र है वामन दास। ठीक है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। यह जो है पूर्णिया जिले के बिहार के मेरीगंज से इसका संबंध है। मैला आंचल का यह एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का और भी उपन्यास है, दीर्घतपा है, बलचनमा है, बलचनमा माफ कीजिए, बलचनमा जो है ये नागार्जुन का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और इनकी आत्मकथा जो है, आत्मकथा कथा के कितने भाग हैं? तो कुल 4 भाग हैं। एक है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद है नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भाग हैं इनकी आत्मकथा के। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाणभट्ट की आत्मकथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है तो क्या है? यह एक उपन्यास है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा के साथ साथ पुनर्वा है इनका उपन्यास, चारुचंद्र लेख है, अनामदास का पोथा है। ये सभी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। कवि वचन सुधा थी, कवि वचन सुधा थी तो क्या थी? कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और यह पत्रिका कब निकाली गई थी? तो 1868 ईस्वी में यह पत्रिका निकाली गई थी, कवि वचन सुधा। ठीक है, यह एक मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1903 ईस्वी। ठीक है, 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। यह मिलान करना है इस प्रश्न को। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शेखर एक जीवनी, अज्ञेय है, आधे अधूरे यह मोहन राकेश का है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है। आधे अधूरे नाटक को जो है मील का पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है कफन। कफन कहानी को अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो समय निकाल कर अवश्य पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छी कहानी है प्रेमचंद की कफन। और यह कब लिखी गई थी? तो 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, ऐसे ही नहीं, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनकी कहानियों में अलग तरीके की लयबद्धता थी। तो अभी तक अगर आप कफन कहानी नहीं पढ़े हैं तो समय निकाल के अवश्य पढ़ें। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कौन ऐसे कवि हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए? तो जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? आसान प्रश्न है, तो सही उत्तर है घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। ठीक है, यह जो है एक नर्तकी थी, नर्तकी वेश्या थी सुजान। घनानंद की जो कविता है उसमें सुजान शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। घनानंद की जो और रचनाएं हैं जैसे सुजान सागर हैं, विरह लीला है, कोकसार है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? द्विवेदी युग नामकरण, तो सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है तो गारसा दत्तासी। ठीक है। इनकी ग्रंथ का नाम है इस्तवार दल्ला लित्तियोर इंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ, जो 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग का जो प्रकाशन हुआ 1889 ईस्वी, ठीक है, 1889। उसके बाद दूसरे का 1847। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है। स्वयंभू को मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। सरहपाद को माना है राहुल सांकृत्यायन ने। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीपुरा। ठीक है। ये किसका है? तो शिवदान सिंह चौहान का है। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को आलेखंड के नाम से जाना जाता है? आसान प्रश्न है। आलेखंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो जगनिक का परमाल रासो। जगनिक का परमाल रासो। यहाँ प्रश्न स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? गूंगे का गुड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्यक्त अनुभव। इस प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत कौन से कवि नहीं है? तो सुंदरदास जो है अष्टछाप में इनकी गणना नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इनके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला है, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। कब मिला था? 1978 ईस्वी। कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास ने ब्रज और अवधी दोनों में की है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहपाद। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो। इनका जो वास्तविक नाम है अबुल हसन या मोइनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। ठीक है। अगला है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जो है जैसे मानो आ गया, जानो आ गया, जनु जानो, मनु मानो, ये सब भी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। जैसे
एक है दोहा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। तो इसमें जो है विकल्प है, इंद्र है, सिंह है, ब्राह्मण है, सूर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। ये इन तीनों से अलग है। इंद्र, सिंह और सूर्य ये अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इंद्र, सिंह और सूर्य, ब्राह्मण इन तीनों से भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? आहा आप आ गए में आहा शब्द क्या है? तो आहा शब्द जो है एक अवयव है। सरसी छंद में होती है। सरसी छंद में होती है। तो सरसी छंद में क्या होती है? 27 मात्राएं, जिसमें 16 और 11 परियति, अंत में गुरुलभ। ठीक है। 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे 1947 ईस्वी में? तो आचार्य नरेंद्र देव। भूतकाल के कितने भेद हैं? व्याकरण से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्नों में से कम 25 से 30 प्रश्न व्याकरण के रहेंगे। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। ठीक है। सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है और हेतु हेत मद भूत है। अगला है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर से में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है अपादान कारक है। ठीक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से जो है अपादान कारक है, अलग होने की स्थिति बता रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊँगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुँचा, आज शाम को मत आना। क्रिया विशेषण। तो आसान प्रश्न है, लड़का रोते रोते घर पहुँचा। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। कई बार वर्तनी से भी संबंधित यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, कवित्री जो है किस तरह से लिखा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलद। यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलद मतलब जल देने वाला, अर्थात बादल। ये बादल का पर्यायवाची है। ठीक है। बादल के पर्यायवाची हैं जलद। और बादल का और है मेघ है, अब्र है, नीरद है, पयोधि हैं, जलधर हैं और सरोज, पंकज, जलजात, कमल, ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची हैं। नीरज है, जलज है, वारिज है। त्वत्य और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्वत्य और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है तो चाहिए के अर्थ में होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्साह।
नीलोत्पल शब्द में समास है। नीलोत्पल शब्द में समास है, तो इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास है। नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, जिसका विग्रह करने पर नीला है जो उत्पल, ठीक है, इसमें कर्मधारय समास है। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है यह स्वर संधि? गुण स्वर संधि कहलाती है, ठीक है, गुण स्वर संधि कहलाती है। गुण स्वर संधि मतलब जैसे अगर देवेंद्र, देवेंद्र, देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, महेश, महाधन ईश, इस सब में गुण स्वर संधि है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है तो राष्ट्रीयता है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, कन्फर्म नहीं है। कोई या कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तृण, तृण, इसका पर्यायवाची क्या है? तृण। तो इसका जो पर्यायवाची है वह तिनका और घास है, ठीक है, तृण, तिनका और घास। वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यानी ये अशुद्ध है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये तत्सम और तद्भव से संबंधित है। ओझा उपाध्याय, ठीक है, उसके बाद फिर कपास करपट, केला कदली, पसीना पशून्य। तो कपास करपट ये सही नहीं है, ठीक है, कपास का करपास होता है, कपास का करपास होता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग वाला शब्द है पराजय है, ठीक है, पराजय, उपसर्ग वाला जो शब्द है वह पराजय है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है? मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है मत्या। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कौन सा वाक्य जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। तो जो कर्मवाच्य का उदाहरण है शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द कौन सा है? जो पहले कभी ना हुआ हो, क्या है इसका? तो अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किया, कई बार आमरण अनशन किया, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किया। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, तो इसमें जो तेज है यह क्रिया विशेषण है, ठीक है, तेज। मूक का विलोम शब्द है, मूक का विलोम शब्द है, तो मूक का हो जाएगा वाचाल। सुख दुख के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं?
सुख दुख के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि? तो इसमें जो है युग्मक ध्वनि है। प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। योगदान में तत्पुरुष समास है। जिस समास का पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो वहाँ जो है तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, और जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास, तो इसका सही संधि हो उच्च धन्श्वास, ये होगा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग है यह बहिर है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिनमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। इस वाक्य में जो है मिश्र वाक्य है। अगला है साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला प्रश्न है मर्यादा किस युग की पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की पत्रिका थी? भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। अगला है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, हम राज्य के लिए मरते हैं, ये उपमान मैले हो गए बतरस लालच लाल के। तो इसमें देखिए यहाँ बतरस लालच लाल के ये बिहारी का है। ठीक है, ये उपमान मैले हो गए हैं, ये अज्ञेय का है। ये उपमान मैले हो गए हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त का है ये। उसके बाद भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, यह तुलसीदास का है। अगला है विलोम शब्द बताना है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? तो कृतज्ञ का जो विलोम होगा कृतज्ञ होगा। ठीक है, संकीर्ण का विलोम क्या है? संकीर्ण का विलोम क्या है? तो संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। ठीक है, संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ। मृगधर, मृगधर का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? तो मृगधर क्या है? तो इसका जो पर्यायवाची है शिव है। ठीक है, मृग को धारण करने वाले शिव। इनका और भी है, उमापति हैं, त्रिपुरारी हैं, महेश हैं, भोले बाबा हैं, देवादि हैं। ये सभी जो है शिव के पर्यायवाची हैं। पराग का पर्यायवाची क्या है? पराग अंतिम प्रश्न है। तो पराग का जो पर्यायवाची है वह सुगंध है। खुशबू, सुगंध, महक, परिमल, ये सभी जो है पराग के पर्यायवाची हैं। ये थे कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार एस्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एस्टेट की परीक्षा मार्च या अप्रैल महीने में संभावित है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आप लोगों के बीच बराबर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।